सभी बच्चों को नमस्कार है। लास्ट लेक्चर में जो कि हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट था रे ऑप्टिक्स का, उसमें हम लोगों ने बच्चों बात की थी कि रे ऑप्टिक्स क्या है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स कैसे हम कंबाइन करेंगे, और हमने रिफ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कैसे वो बेंड हो जाती है, कब रेयरर से डेंसर, डेंसर से रेयरर। और जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने TIR लास्ट टॉपिक जो है वो पढ़ा था। आज हमें TIR की एप्लीकेशंस के ऊपर बात करनी रहेगी, लेकिन उससे पहले TIR की एप्लीकेशन से पहले या आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं बार बार रिपीट कर दूं कि ये जो लेक्चर्स हैं ये एक प्रकार से रिवीजन लेक्चर्स हैं ना। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, यानी सारी डेरिवेशंस हम लोग बोर्ड पे नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को हम कर रहे हैं। कुछ जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर रिलेशन को छोटा सा था डिराइव किया, लेकिन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ की रिलेशन को डिराइव नहीं किया। ऐसे ही आज भी हम कुछ, या हर लेक्चर में ही हमारे 12th के अभी फिलहाल के टाइम बहुत कम है ना, उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो हम और जो भी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें वो मैं शॉर्ट पर डालता रहूँगा। हो सकता है आपको आज या कल में वो रिफ्रैक्शन वाले शॉर्ट्स जो हैं वो डल जाएं। बट उससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक हमने यहाँ पे ये अनाउंस नहीं किया है कि आपके पास वीडियोस कैसे आएंगी। तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हर 3 दिन में मैं आपको 2 लेक्चर्स देने की कोशिश करूँ। अभी फ़िलहाल एक बार देख लेते हैं कि कैसे आप लोगों के साथ, जैसे कि 10th वाले में हम लोग रोज़ लेक्चर्स डाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक फ्लो आ गया है। वहाँ पे हम लोग बच्चों से घुलना मिलना मतलब कि एक 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 इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन शुरू हो गया। यहाँ पे पहले हम लोग ऐसा करेंगे कि हर हफ्ते में हम हर 3 दिन में अगर 2 तो हफ्ते में 4-5 लेक्चर्स, हफ्ते में 4 लेक्चर्स डालेंगे। एक हफ्ता ऐसे करेंगे, उसके बाद फिर रोज़ लेक्चर्स आना शुरू हो जाएंगे। पहले इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है ना। और जल्द ही टाइम टेबल वगैरह पूरा आपको दे देंगे कि कैसे कौन कौन से सीक्वेंस में कौन से चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ऑल दो कमेंट्स तो बहुत मिक्स्ड हैं। कुछ कह रहे हैं कि सर पूरा कंप्लीट पढ़ाओ, कुछ तो ये भी कह रहे हैं डिलीटेड भी पढ़ाओ, कुछ कह रहे हैं 1 शॉट्स पढ़ाओ। तो यार वो तो बहुत कन्फ्यूजन वाली बात है, क्योंकि कोई एक चीज़ नहीं आ रही। तो इसको ऐसे ही रखेंगे अभी फ़िलहाल। तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में TIR पढ़ा था, नहीं पढ़ा, भूल गए तो फिर जाओ देखो, क्योंकि आज हम उसके सीधा एप्लीकेशंस पे आ रहे हैं तो वो समझ नहीं आएंगे। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड जो है वो स्पार्कल कैसे करता है, स्पार्कल क्यों करता है, स्पार्कल का मतलब क्या है, ब्रिलियंस शो करना। देखो रिफ्लेक्शन अलग होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाहर से लाइट गई टकरा के हम तक आ गई, लेकिन डायमंड जो है वो स्पार्कलिंग शो करता है। कैसे, आओ ज़रा बात करें। अब एक डायमंड जो है, सबसे पहली बात, डायमंड में क्या ऐसा खास है, तो आंसर है बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ खास ये है कि उसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम है, 24 डिग्री के आसपास, जो कि बात की थी। जितना क्रिटिकल एंगल कम होता है लाइट उतना अच्छा TIR करती है। अब होता क्या है, ये डायमंड है प्लस बेटा देखो TIR सिर्फ क्रिटिकल एंगल के साथ साथ इस पर भी डिपेंड करता है कि हम उसके सरफेसेस कैसे काट रहे हैं, क्योंकि हमें इसको इस तरीके से काटना होता है कि जब लाइट इस पर गिरे तो ज़्यादातर TIR करे अंदर। तो डायमंड्स पे कट्स भी बहुत मैटर करते हैं, बट वो बात इस चैप्टर से भी फिलहाल बिलोंग नहीं कर रही है, तो अभी हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। एक लाइट मान लेते हैं इसके ऊपर परपेंडिकुलरली गिरी और परपेंडिकुलरली गिर के यहाँ चली गई। अब अक्सर ऐसा होगा कि यहाँ पे अगर मैं एक नॉर्मल बनाता हूँ तो अक्सर ऐसा होता है कि क्योंकि एंगल, क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है यार, 24 डिग्री, तो अक्सर ऐसा होता है कि लाइट जो है वो 24 डिग्री के ऊपर गिरती है, और अगर लाइट 24 डिग्री के ऊपर गिरी तो वो क्या करेगी, TIR करेगी। देखो ऐसा भी हो सकता है कि लाइट 24 डिग्री से नीचे गिरे, अगर वो नीचे गिरेगी तो बाहर निकल जाएगी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी लाइट इसके अंदर आएंगी वो TIR करेंगी और काफ़ी समय तक अंदर रहेंगी। और अगर वो बाहर आई भी तो भी वो तो अलग बात है, लेकिन डायमंड में क्यों एक स्पार्कल है, क्योंकि उसके अंदर लाइट मेंटेन रह जाती है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर TIR करती रहती है। और डायमंड TIR अच्छा क्यों करता है, उसका मेन कारण ये है कि उसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। क्रिटिकल एंगल है सिर्फ और सिर्फ 24 डिग्री, इसकी वजह से ज़्यादातर लाइट TIR करती है। प्लस हम डायमंड को इस तरीके से काटते हैं कि जब लाइट गिरे तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों कि एंगल जो है वो 24 से ऊपर जाए। इसलिए ये सेकेंड कारण है कि डायमंड को काटना बड़ा इंपॉर्टेंट है एक सर्टन एंगल्स पे, एक सर्टन फेसेस पे। इसीलिए डायमंड बहुत महंगा है, क्योंकि दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है और इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा महंगी
पड़ती है बच्चों। तो डायमंड स्पार्कल क्यों करता है? ड्यू टू TIR, अंग्रेजी ऊपर लिखी हुई है। चलिए, इसके बाद मिराज। देखो बेटा, मिराज का मतलब होता है एक प्रकार से आंखों का धोखा। मुझे नहीं पता आपने कभी ये देखा है कि नहीं, जब भी मैं ऑफलाइन क्लासेस में ये टॉपिक उठाता हूं तो ज़्यादातर बच्चे कहते हैं यस, कुछ बच्चे कहते हैं नो भी, कुछ बच्चे तो हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। फिर जब हम उन बच्चों से डिस्कशन करते हैं और फिर जब वो अपनी लाइफ में उसको बाद में देखते हैं तो वो हमें मैसेज करते हैं। तो अगर आपने देखा होगा तो कमेंट सेक्शन पर लिख देना कि हमने देखा है, मुझे आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे वो रेशो क्या है। क्या होता है बेटा, कभी आपने देखा हो कि आप एक बहुत खाली रोड पे गर्मियों के दिनों में खासकर जा रहे हो और आपको रोड के बीचों बीच ऐसे पानी पड़ा हुआ दिख रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि वहां पे पानी है, बहुत दूर पानी है, लेकिन आप पास गए हो तो आपने देखा हो कि अरे यार वहां तो पानी नहीं है। अगर कभी ऐसा हुआ है आपके साथ तो इसे मिराज कहते हैं। हमें लगता है बहुत दूर, ये कब होगा? पहली बात गर्मियां हो, दूसरा आप खाली रोड पे हो, खाली एक प्लेन पे हो और आप दूर देख रहे हो, रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल ना हो, तो अक्सर रोड पे ऐसा लगता है पानी पड़ा हुआ है, लेकिन पास जाओ तो नहीं होता है। अब आप में से कितनों ने देखा है ऐसा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नहीं देखा है और जब देख लोगे तो बता देना हम कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना। अक्सर बच्चे देखते हैं इसको मिराज कहते हैं। बट आज हमें पढ़ना है कि ऐसा क्यों होता है। इसी कारण से बहुत सारे जानवर जंगल से बाहर आ जाते हैं रोड पे, उनको लगता है रोड पे पानी पड़ा हुआ है और वो रोड पे आते हैं, फिर वो गाड़ी वाड़ियों से बेचारे एक्सीडेंट होके मर जाते हैं। तो इसीलिए फेंसेस वगैरह भी लगा दिए जाते हैं। तो मिराज, ऐसे ही मिराज से बहुत सारे जानवर डेजर्ट्स में भटक जाते हैं अपने रास्ते से, उनको लगता है आगे पानी पड़ा हुआ है, वो उधर जाते हैं पर आगे जाते पानी नहीं होता है तो वो भटक जाते हैं रास्तों से। तो ऐसा भी होता है। बट मिराज होता क्यों है, आओ बच्चों समझें। मान लेते हैं यहाँ पे एक रोड है जो कि बहुत लंबी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। पेड़ होना जरूरी नहीं है, कोई बिल्डिंग, कोई खंबा, इवन हवा भी हो सकती है, कुछ भी यहाँ पे जिसकी इमेज हम लोग बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे आप जो हैं वो खड़े हुए हैं या गाड़ी से जा रहे हैं, जैसे मुझे समझ लें। अब गर्मियों के दिन में मैंने आपको बताया था, तो गर्मियों के दिनों में ज़मीन गर्म हो जाती है और गर्म ज़मीन हवा को गर्म करती है, और हम सब 11th में पढ़ चुके हैं कि गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज हो जाती है, जिसकी वजह से ऊपर की जो हवा है वो डेंसर हो जाती है और नीचे की जो हवा है वो रेयर हो जाती है, क्योंकि नीचे की हवा ऊपर भागती है एक्सपैंड होके। तो ऊपर की हवा डेंसर हो जाती है और नीचे की हवा लगभग रेयर हो जाती है। अब मान लो ऐसा करके ये पार्टीशन हो गया, ऑल्दो ऐसा नहीं है ना, धीरे धीरे ऐसा हो रहा होगा कि नीचे की रेयर और ऊपर की डेंसर, लेकिन ऐसा मान लेते हैं पार्टीशन। तो पेड़ से निकलने वाली जो लाइट है, पेड़ से निकलने वाली जो लाइट है अब डेंसर से रेयर जाने लग गई है, तो पूरे चांसेस हैं कि ये क्या कर दे, TIR कर दे, क्योंकि लाइट रे जब जाती है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट परफॉर्म्स TIR इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और यहां पे ऐसा हो गया। तो क्या होगा, ये वाली जो लाइट है देखो ध्यान से, ये हमारे आंख में इधर से एंटर करी, और हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं हमारी आंख में जहां से लाइट रे एंटर करती है हमें ऑब्जेक्ट वहां नजर आता है। तो अगर हमारी आंख में लाइट रे यहां से एंटर करेगी तो हमें ऑब्जेक्ट यहां कहीं नजर आएगा, ये पेड़ का यहां पे कहीं पे एक इमेज बनेगी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वो इमेज हिलती भी नजर आएगी। क्यों? क्योंकि हवा हिल रही है। यस और नो, हवा हिलती है, जिसकी वजह से डेंसिटीज में बहुत माइन्यूट से फर्क आते रहते हैं, जिसकी वजह से लाइट कभी थोड़ी सी ज्यादा कभी थोड़ी सी कम बेंड होती रहती है, और उस वजह से ये जो इमेज है वो थोड़ी बहुत हिलती है, और इसी कारण से हमें ऐसा अपीयर होता है कि जमीन पे पानी पड़ा हुआ है। यस, इसी कारण से अपीयर होता है। हवा हिलती है ना तो इमेज हिलती हुई नजर आती है। अक्सर क्या होता है बच्चों, जब मैं ढाबे पे रोटी लेने जाता हूं, मान लो मम्मी ने बोला बेटा जा ढाबे से रोटी लेके आ। अब ढाबे पे रोटी लेने गया तो बड़ा बोरिंग सा काम होता है, ऐसे करके अंक, तो मैं इसको बड़ा इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। कैसे? मैं तंदूर के ऑपोजिट खड़ा हो जाता हूँ और तंदूर के इधर तंदूर पे रोटी लगाने वाले भैया खड़े रहते हैं। अब तंदूर से गरम गरम क्या निकल रही होती है, हवा निकल रही होती है, हॉट एयर निकल रही होती है, और हॉट एयर की डेंसिटी वेरी करती है। तो यहाँ पे तंदूर वाले भैया हैं, यहाँ पे हॉट एयर है, यहाँ पे मैं हूं। अब मैं अपने कान में ईयरफोन लगा लेता हूं और मैं लगा लेता हूं नोरा फतेही जी के, बहुत अच्छी एक लेडी, नोरा फतेही जी के गाने, और मैं इमेजिन करता हूं कि वो जो ढाबे वाला है वो नोरा फतेही है। हाँ, ऐसे ही कुछ। अब वो जब तंदूर से गर्म हवा निकलती है तो वो जो लाइट रे तंदूर वाले भैया से आ रही है वो हिलती है, और तंदूर वाले भैया ऐसे ऐसे करते हुए नजर आते हैं,
और मैं इमेजिन करता हूँ कि वो नोरा फतेही हैं और मैं वहाँ पे अपना टाइम पास बच्चों कर लेता हूँ। साइंस अगर आपको आती हो तो आप कहीं पे भी टाइम पास कर सकते हैं। सॉरी यार, लेकिन कहने का मतलब है बच्चों, जब हवा हिलेगी तो हमें उसकी इमेज भी हिलती हुई नजर आएगी ना, एंड दैट इज वाई यहाँ पे हमें जो ये पेड़ है उसकी इमेज भी हिलती हुई नजर आएगी। यस, और हमें लगेगा जमीन पानी पड़ा हुआ। दिस इज कॉल्ड मिराज। इसको अंग्रेजी में लिखी लोगे आप, दिस इज कॉल्ड मिराज। डन है जी। अब आप कहोगे सर ये एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR तो नहीं हुई। हाँ, एप्लीकेशन तो नहीं है, ये यूज तो नहीं है, लेकिन हाँ ये एक ऑब्जर्वेशन है। बट NCERT ने भी इसको एप्लीकेशन में डाला हुआ है। बेहतर ये रहेगा कि ये TIR की एक ऑब्जर्वेशन है। इसका यूज तो बस यही है, जानवर वानवर बेचारे उनको हम बचा सकते हैं, बट ये एप्लीकेशन तो नहीं कहना चाहिए, इसको तो हमें ऑब्जर्वेशन कहना चाहिए। चलिए अगला आता है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। अब टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स क्या होते हैं, इसके हमारे पास 3 अलग अलग केसेस बनते हैं। पहला केस, उसको समझने से पहले मैं बता दूं, यहां पे कुछ ऐसे प्रिज्म होंगे, अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म्स। क्या लिखता है ये एडिटर यार, प्रिज्म that is a 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री प्रिज्म is called total reflecting prism। इसका मतलब है हमारे पास एक प्रिज्म होगा और उस प्रिज्म में हम ये वाला एंगल 90 रखते हैं, बाकी दोनों एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री के होते हैं। ऐसे प्रिज्म को हम आइसोसेलेस प्रिज्म कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इनके क्या काम है, हमारे पास इनके 3 केसेस हैं। पहला केस, दूसरा केस जब 90 डिग्री का एंगल यहां रखेंगे हम, और तीसरा केस जब 90 डिग्री का एंगल यहां रखेंगे हम। इनके बीच में भी केस हो सकते हैं, लेकिन हम और ये वाले दोनों एंगल 45 45, ये वाले दोनों 45 45। अब इससे क्या होगा आओ जरा समझें। अगर यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया AB नाम का, है ना, तो AB से यहां से लाइट रे निकलेगी और जो लाइट रे परपेंडिकुलर गिरती है वो सीधा चली जाती है ना, आपको पता है। अब यहां पे अगर आपको थोड़ी सी भी मैथ्स आती है तो आपको पता है अगर ये एंगल 45 है तो ये भी कितना होगा 45। और ग्लास के लिए जो क्रिटिकल एंगल रहता है वो जनरली रहता है 42 डिग्री से लेके 44 डिग्री के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ग्लास वी आर यूजिंग। अलग अलग प्रकार के ग्लास होते हैं, तो 45 डिग्री से मतलब कम ही होता है क्या, क्रिटिकल एंगल। तो अगर लाइट यहाँ पे 45 डिग्री पे गिरेगी, अगर लाइट हमें 45 डिग्री पे गिरेगी, मैं हर बार ऐसे नहीं मेंशन करूंगा, इस बार मेंशन कर रहा हूं कि 45 पे गिरेगी, बाकी कॉमन सेंस होनी चाहिए। तो 45 पे गिरेगी तो TIR करेगी, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंड दैट इज वाई लाइट 45 पे ही बेंड हो जाएगी, 45 पे ही बेंड हो जाएगी, बिकॉज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। और यहां पे वो परपेंडिकुलरली गिरेगी और कुछ इस प्रकार से निकल जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दूं तो मुझे ऐसी इमेज मिल जाएगी। देखो A जो कि मुंडी थी ऑब्जेक्ट की वो यहाँ आ गई, जिसको हम A डैश कह देंगे, और B जो कि टांगे थी इसकी वो यहाँ आ गई, जिसको हम B डैश कह देंगे। तो अगर मुझे अपनी इमेज को, आप कहोगे सर ये क्या ही कर रहे हैं, क्यों ही कर रहे हैं यार, देखो डेली लाइफ में आपको लग रहा होगा ये किस काम का है, लेकिन वैसे मुझे लेज़र शो करने हैं, मुझे लाइट को बेंड करना है, मुझे कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है, मुझे कोई सबमरीन में इसका यूज़ करना है, प्रोजेक्टर्स में इसका यूज़ करना है, लेज़र शोज में। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज ऐसी हो जाए विदाउट एनी लॉस या विदाउट मच लॉस, क्योंकि TIR में लॉस नहीं होता, अगर मेरी इमेज ऐसी हो जाए ऐसी, तो हम इस केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी इमेज को ऐसे शिफ्ट करना चाहते हैं परपेंडिकुलरली, हम इस केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें TIR इन्वॉल्व है। अगला केस जब एंगल 90 डिग्री यहां होगा, 45 45 यहां, इसमें क्या होता है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है AB नाम का, एक सेकेंड थोड़ा ऊपर हो गया क्या, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है AB नाम का, A से लाइट रे निकली, B से निकली। अब यहां पे तो ये परपेंडिकुलर नहीं गिरी, तो बेंड हो जाएगी कहां बच्चों ये, ओहो बेंड हो जाएगी कहां बच्चों ये, टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि जा रही है रेयरर टू डेंसर। यहां भी ये बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहां पे ये 45 डिग्री से ऊपर गिरेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो यहां पे ये TIR कर देगी, ये भी क्या कर देगी TIR। यहां से लाइट रे आ रही है बच्चों, ये लाइट रे आ रही है और ये चली गई TIR करके 45 डिग्री से ऊपर, 45 डिग्री से ऊपर TIR कर गई।
और TIR करके अब जब यहाँ गिरेगी तो फिर ये परपेंडिकुलर नहीं गिरी है और बाहर आएगी, इस तरीके से आएगी कि ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये इस तरीके से बेंड होगी कि जहां आपने ऑब्जेक्ट लिया था उसी लाइन पे आपको, थोड़ा सा मेरा ऊपर बन गया है क्योंकि मैं अभी रफली बना रहा हूं, लेकिन एग्जैक्टली जहां पे आपको आपकी इमेज मिलेगी। बट कमाल की बात सुनिएगा, आपकी जो मुंडी थी वो चली गई है नीचे और आपकी जो टांगे थी वो चली गई हैं ऊपर, तो इसका मतलब है इमेज जो हमें मिलेगी वो उल्टी मिलेगी। यानी अगर आपको अपनी ऑब्जेक्ट की इमेज को उसी जगह पे उल्टा करना है, मान लो आप चाहते हो ये आपका ऑब्जेक्ट है लेकिन इमेज बने ऐसे, उसी लाइन में इमेज बने ऐसे, तो उस केस में हम ये प्रोजेक्टर में यूज करते हैं। प्रोजेक्टर जो होता है वो इमेज कौन सी बनाता है, रियल, पर्दे पे बनाता है ना, तो वो इमेज कौन सी होती है, रियल, और पर्दे पे वो इमेज रियल, शायद आपको याद हो 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड भी होती है, पर प्रोजेक्टर पे जो इमेज दिखती है वो सीधी होती है। तो प्रोजेक्टर में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो सीधी इमेज को उल्टा या उल्टे को सीधा कर सकता है, तो ये वाला केस इस्तेमाल किया जा सकता है। डन है जी। अब अगला केस आता है जहां पे हम ऑब्जेक्ट को लेंगे यहाँ AB, क्या होगा, लाइट रे सीधी जाएगी परपेंडिकुलर, बेंड नहीं होगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिर रही है। अगेन 45 45 TIR TIR, फिर से 45 45 TIR TIR। हुआ क्या, हुआ ये ऊपर वाली लाइट रे नीचे आ गई और नीचे वाली लाइट रे ऊपर हो गई, है ना। थोड़ा ठीक करें इसको, ऊपर वाली लाइट रे कहाँ आ गई, देखो ऊपर वाली लाइट रे आ गई नीचे और नीचे वाली आ गई ऊपर, यानी इमेज जो है वो उल्टी हो गई A' B', यानी इस वाले केस में भी इमेज उल्टी हो रही है लेकिन ये उसी प्लेन पे हो रही है। इस वाले में क्या था, उसी लाइन ऑफ साइट पे, उसी लाइन पे इमेज को आप उल्टा कर रहे हो, लेकिन इस वाले केस में ये जो आपकी इमेज है वो उल्टी इस जगह पे हो रही है। तो यार अब मैं आपको क्या ही तो रहा हूँ, ये तीन जो केस हैं ये तीनों में TIR हो रहा है, बट अब ये हमें यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे कौन से कॉन्फ़िगरेशन में यूज करेंगे। इनके बीच में भी और इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस बन सकते हैं, वो आप समझते हो, लेकिन फिलहाल ये तीन कॉन्फ़िगरेशन सबसे बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस रहती हैं, ठीक है जी। तो इनमें से कोई भी एक डायग्राम एग्जाम में बनाने को आ सकता है। कभी कभार आता है कि एक्सप्लेन करो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के 3 केसेस, तो ये कभी कभार ऐसा आता है कि आपको एक प्रिज्म देते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे देते हैं और बोलते हैं कंप्लीट द डायग्राम, ऐसे करके इमेज के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है जी। चलिए आखिरी एप्लीकेशन आती है हमारे पास TIR की, विच इज ऑप्टिकल फाइबर्स। बहुत ही कमाल का एक एप्लीकेशन, बहुत कमाल का एक एप्लीकेशन। मैं बहुत आसान भाषा में बात करता हूँ। आप सबके घर में अगर वाईफाई लगा हुआ है, आप सब अगर अपने घर में अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से चीज़ों को अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर रहे हो, लैन वायर्स लगी हुई हैं, इन सब इस कमरे में जो मैं क्लास ले पा रहा हूँ, ये कैमरे में जो वायर्स है, इंटरनेट वायर, इन सब के अंदर ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर कुछ ऐसा दिखता है, पता नहीं आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, लेकिन जो ये वाइट सा आपको ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर। ये एक्चुअली वैसे तो ऑप्टिकल फाइबर पूरा ही है, बट दिस इज एक्चुअली द मेन पार्ट, और उसके आसपास 2-3 लेयर्स लगी होती हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात, अगर ये ऑप्टिकल फाइबर है तो हम इसके आसपास एक और या कभी कभार 2 और, वैसे तो देखा जाए मेन 2 लेयर का काम होता है, उसके ऊपर तो बाकी सब प्रोटेक्शन है, ये सब प्रोटेक्शन का काम कर रही है। ये फोम प्रोटेक्शन हो गया, ये PVC पाइप हो गया, इन सबको छोड़ो, ये हमारे पढ़ाई का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर इसके अंदर। और ये जो बाहर आप लेयर देख रहे हो, इसका क्या काम है बताते हैं अभी, बट अगेन दिस इज नोन एज क्लैडिंग। बाहर की लेयर को हम रेयरर बनाएंगे और अंदर को हम डेंसर बनाएंगे, बिकॉज TIR करने के लिए लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो अंदर वाली लेयर है डेंसर और बाहर वाली है रेयरर इसके ऊपर, एंड दिस प्रोसेस जिसमें हम एक डेंसर के ऊपर एक रेयरर लेयर लगाते हैं, इसे कहा जाता है क्लैडिंग। दिस इज नोन एज क्लैडिंग, ठीक है जी। अच्छा, अब होता क्या, अगर मैं यहां से एक सिग्नल को फेंकता हूं, सिग्नल मतलब डेटा सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप अभी लाइट समझ लो, बिकॉज चैप्टर चल रहा है रे ऑप्टिक्स, तो आप अभी लाइट समझ लो। बेटा जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े हैं, ये सारे लॉ हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए लागू होते हैं। हम पढ़ लाइट के रिस्पेक्ट में रहे, हम पढ़ रे ऑप्टिक्स के रिस्पेक्ट में रहे, बट कोई भी वेव
इवन माइक्रोवेव्स भी ये शो करती हैं, बट अभी के लिए चलो ठीक है। इवन माइक्रोवेव मतलब यार सारी इलेक्ट्रो 7 8 जो भी प्रकार के हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सब ये शो करते हैं। इवन साउंड भी आपको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है। बट फिलहाल यहां से एक लाइट रह गई, अब ये लाइट रह गई और हमने इस दोनों पेयर की डेंसिटी को ऐसे रखा हुआ है कि क्रिटिकल एंगल जो है वो कम से कम हो। हमने इनकी डेंसिटीज को इस प्रकार रखा हुआ है कि क्रिटिकल एंगल कम से कम हो ताकि लाइट TAR करे, और अगर वो TAR करेगी तो यहाँ चली जाएगी, फिर वो TAR करेगी यहाँ, फिर वो TAR करेगी यहाँ, और ऐसे करते करते हम एक सिग्नल को इसके अंदर लंबे डिस्टेंसेस तक विदाउट मच लॉस, क्योंकि TIR में याद करेंगे रिफ्लेक्शन होता है लेकिन रिफ्रैक्शन नहीं होता है। रिफ्लेक्शन होता है लेकिन रिफ्रैक्शन नहीं होता है, और इसलिए एनर्जी का लॉस नहीं होता है ज़्यादा। प्लस हम इस ऑप्टिकल फाइबर को कैसे भी बेंड कर ले, अब इस कमरे में जो तारे लगी हुई हैं सारी ऐसे गुंजल हो रखी हैं, आपके घर में इंटरनेट वायर जा रही होगी, लैंड वायर जा रही होगी, वो सब ऐसे कहीं पे गुंजल गुंजल करके रखी होंगी, लेकिन फिर भी अब पानी के पाइप को आप मोड़ दो, पानी रुक जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, मल्टीपल TIR करके अपना रास्ता बना ही लेती है, और इसमें एनर्जी का लॉस ज़्यादा नहीं होता। एंड दैट इज़ वाई एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, बहुत सस्ता, बहुत रेवोल्यूशनरी बात है ऑप्टिकल फाइबर, बहुत सस्ता आता है, और इससे हम सिग्नल्स को, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह विदाउट मच लॉस लेके जा सकते हैं। ओके, एंड यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ TIR। बाहर रेयर क्यों लगाया? आप सोच रहे हो कि सर अगर अंदर डेंसर लगा दें और बाहर तो हवा है ही, तो फिर तो वो रेयर ही है। आप समझे नहीं, आप इस ऑप्टिकल फाइबर को अलग अलग मीडियम में भी तो डालोगे, कभी आप इसे पानी में डाल रहे हो, कभी आप इसे दीवार के अंदर डाल रहे हो, तो बाहर का मीडियम चेंज होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार चेंज होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम पे डिपेंड करता है। तो हमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स कर दिया, बाहर एक रेयर लेयर लगा के, अब इसके ऊपर कुछ भी आए हमें इसे लेना देना नहीं है। दिस इज नोन एज ऑप्टिकल फाइबर्स। देन ज्यादा बात नहीं करते। ओके, चलिए अब यार यहां पे हम लोगों ने TIR और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात कर ली। आज हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मैं यहाँ डायग्राम, अगर हम ये 10th क्लास को पढ़ा रहे होते तो ये सारे डायग्राम मैं आपको हाथ से बनवाता। वैसे तो हम ऑफलाइन में 12th को भी हाथ से ही बनवाते हैं, बट अब अगेन हम रिवीजन कर रहे हैं। प्लस ये डायग्राम आप 10th में बना चुके हो, तो आपको ये डायग्राम आते होंगे, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कन्वेक्स लेंस कैसे कैसे डायग्राम बनाता है जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पर रखा हुआ है तो आपको पता है कन्वेक्स लेंस, एक्चुअली कन्वेक्स का असली नाम क्या होता है बच्चों? बाय कन्वेक्स, या फिर इसका नाम होता है कन्वेक्स ओ कन्वेक्स, है ना। एक्चुअली देखा जाए तो कन्वेक्स लेंस तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि इसका ये वाला सरफेस भी कन्वेक्स है। एक कन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि उसका ये वाला सरफेस भी कन्वेक्स, मतलब बाहर निकला हुआ, ये वाला सरफेस भी कन्वेक्स, तो इसका एक्चुअल नाम तो बाय कन्वेक्स, क्योंकि दो कन्वेक्स हैं, या फिर कन्वेक्स बीच में ऑप्टिकल सेंटर ओ कन्वेक्स, इनके एक्चुअल नाम तो ये होते हैं। ठीक है, हम तो इसको प्यार से बस क्या बोल देते हैं, कन्वेक्स बोल देते हैं, बट एक्चुअली कन्वेक्स नाम नहीं होता। चलो, अब कन्वेक्स लेंस पे अगर पैरेलल लाइट गिरेगी तो फोकस पे इमेज बन जाएगी, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी, पॉइंट साइज्ड इमेज होगी। अगर ऑब्जेक्ट 2f के पीछे है, याद करेंगे तो पहला रूल लगाएंगे, पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधी निकल जाएगी, तो इमेज यहाँ बन जाएगी f और 2f के बीच में। इमेज थोड़ी सी छोटी बनती है साइज में, रियल और इन्वर्टेड होती है। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखेंगे तो एग्जैक्टली इमेज 2f पे ही बनेगी, जितने डिस्टेंस पे यहाँ रखा था उतने पे यहाँ बनेगी, सेम साइज की होगी लेकिन रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर आप f और 2f के बीच में रखोगे तो इमेज 2f के पीछे बनेगी, साइज बड़ा होगा लेकिन रियल और इन्वर्टेड होगी। और ऐसे ही अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तो इमेज इन्फानाइट पे बनेगी। इन्फानाइट पे रखा था तो फोकस पे आई थी, फोकस पे रखा तो इन्फानाइट पे आ जाएगी। और सबसे अलग केस, क्योंकि देखो अगर आप अभी बाकी सब केसेस में इमेज अगर बन रही है तो वो रियल और इन्वर्टेड है, और एक्चुअली रियल क्यों है? क्योंकि एक्चुअली लाइट रेज मिल रही हैं। लेकिन यहाँ वाले केस में जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, तो शायद आपको याद हो 10th क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है, ये एक लौता केस होता है जहाँ पे अगर हम लाइट को पैरेलल ले जाएं, फोकस से पास कर दें, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएं, वहीं मिला दें, तो यहाँ पे ये एक दूसरे से बल्कि दूर ही हो रही हैं, ये तो और दूर होती जा रही हैं। तो इसलिए हम इनको पीछे इमेजिनरी तरीके से मिलाते हैं और यहाँ पे एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म हो जाती है। तो अगर आप कन्वेक्स लेंस से वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा? आपको O और F के बीच में रखना होगा, O और F के बीच में रखना होगा।
O और F के बीच में रखना होगा अगर इमेज वर्चुअल होगी। बाकी सब केसेस में इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी। बस ये वाला इकलौता केस है ये वाला जहाँ पे इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। 10th क्लास है ये। सेम ऐसे ही हमारे पास कनकेव लेंस आता है। अब अगेन कनकेव लेंस कुछ नहीं होता, असली नाम क्या होता है बच्चों, एक सेकेंड, असली नाम होता है बायकनकेव या फिर कनकेव ओ कनकेव। 10th क्लास में भी ये बात कर चुके हैं हम लोग। ये क्या खुल गया, कनकेव ओ कनकेव, है ना बच्चों, कनकेव ओ कनकेव, क्योंकि अगेन इधर सरफेस कनकेव इधर कनकेव बीच में ओ, तो कनकेव ओ कनकेव। इसमें आपको पता है पैरेलल जाएगी तो लाइट फैल जाएगी, ऐसा लगेगा फोकस पे मिल रही है, और अगेन पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होते हुए अपीयर होगी, ऑप्टिकल सेंटर जाएगी तो वहीं। तो ये हम पढ़ा चुके हैं 10th में आपको यार, इसलिए मैं मेहनत नहीं कर रहा इस पर। और यहाँ पे छोटी इमेज और वर्चुअल, यानी कनकेव लेंस हमेशा जो इमेज बनाता है, हमेशा जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल होती है। कन्वेक्स हर प्रकार की इमेज बना रहा था, छोटी बड़ी वर्चुअल रियल सब, लेकिन कनकेव जो है वो हमेशा, पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ छोटी इमेज बना रहा है हमेशा, और हमेशा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट भी बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखनी है। पुराने केसेस हैं, मेरे हिसाब से आपको एक एक बार तो ये ड्रॉ करने चाहिए क्योंकि इनका आगे काम आने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ये मैंने क्यों पढ़ाया, क्योंकि ये हम लेंस फॉर्मूला जब डिराइव करेंगे आज, तो इन डायग्राम्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो बस एक बार रिवाइज करा दिए, ऑल दो ये पहले पढ़ चुके हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं लेंस फॉर्मूला क्या होता है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है उससे पहले आपको पता होगा कि हर एक लेंस की एक फोकल लेंथ होती है, जैसे पीछे में डायग्राम पढ़े, तो ये जो है ये फोकल लेंथ है। फोकस क्या होता है पता होगा, जहाँ पे पैरेलल आने वाली सारी लाइट रे मिल जाती हैं जिस पॉइंट पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। मार्च चल रहा है भाई, फोकस तो पता ही होगा ना, है ना, पैरेलल आने वाली लाइट रे जहां मिल जाती हैं उसको हम फोकस बोलते हैं, तो ये फोकस है। अब फोकस जो होता है उसका ऑप्टिकल सेंटर से बीच का डिस्टेंस कॉल्ड फोकल लेंथ। हम ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा करते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा करते हैं उसका ऑप्टिकल सेंटर से कितना डिस्टेंस होता है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, ये पता होगा। और ऐसे ही हमारी इमेज कहाँ बनती है, जहाँ हमारी इमेज बनती है उसका ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस, जहाँ हमारी इमेज बनती है उसका ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। अब लेंस फॉर्मूला कहता है कि 1 अपॉन फोकल लेंथ, ये भी हमने 10th में पढ़ा हुआ है, 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको अगर सिंबल की फॉर्म में बात करें तो फोकल लेंथ को हम लोग छोटे f से दिखाते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम छोटे v से दिखाते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम छोटे u से दिखाते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। बस फर्क क्या है 10th और 12th में, 12th में हमें इस फॉर्मूले की डेरिवेशन भी करनी है, हमें इसको डिराइव भी करना है, बट अभी हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, अभी फिलहाल डेरिवेशन भी आज ही करेंगे। लेकिन फॉर्मूला है 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डन है। अब जब एक लेंस जो है इमेज बनाता है तो इमेज जो है वो सेम साइज की भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है। तो कितनी इमेज छोटी है कितनी इमेज बड़ी है इसको मैग्निफिकेशन से नापते हैं। अगेन ये भी हमने पढ़ाई कर रखी है 10th में, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या कैसे निकालते हैं किसी भी लेंस की मैग्निफिकेशन। उससे पहले एक सवाल पूछता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, आपने जब एक लेंस की मदद से उसकी इमेज बनाई तो वो 30 सेंटीमीटर बड़ी आई। अब आप मुझे बताओ क्या ऐसा कहना ठीक है कि जो इमेज है वो 3 गुना बड़ी बन गई, है ना, ऐसा कहते हैं ना। ऑब्जेक्ट की आपने लंबाई ली थी 10 सेंटीमीटर, जो इमेज फॉर्म हुई वो है 30 सेंटीमीटर, तो ऐसा कहते हैं कि इमेज 3 गुना बड़ी, 3 टाइम्स बड़ी बन गई, ऐसा कह सकते हैं ना। पर ये कैसे निकाला आपने, तो आंसर है 30 को 10 से डिवाइड कर दिया तो आंसर 3 आ गया ना। अब ऐसे ही मान लो आपने ऑब्जेक्ट लिया 10 सेंटीमीटर बड़ा, ऑब्जेक्ट था 10 सेंटीमीटर बड़ा और उसकी जो इमेज फॉर्म हुई वो ही 5 सेंटीमीटर बड़ी,
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इमेज कितना गुना बड़ी बनी, तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे 0.5 टाइम्स छोटी हो गई, 0.5 टाइम्स। तो उस केस को कैसे निकाला? 5 को 10 से डिवाइड कर दिया, 0 पॉइंट क्या आ गया? 5 आ गया। क्या आ गया? 0.5 आ गया। तो 0.5 टाइम्स इमेज जो है वो बन गई। यस और नो? यस, डन डन। मेरे हिसाब से कहने का मतलब यह है कि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी क्या हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट है वो नीचे आएगा और इमेज की हाइट ऊपर आएगा, जैसा कि बात की। अब हम हाइट ऑफ इमेज के लिए hi और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए h0, या कभी कभार हम h2 और h1 भी यूज कर लेते हैं, बात एक ही है। बट ध्यान दें, मैग्निफिकेशन का ये जो फॉर्मूला है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो बाय डेफिनेशन आता है, क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो बाय डेफिनेशन फॉर्मूला आता है। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले की डेरिवेशन करेंगे तो उससे हमें एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। एक तो हमें मिल गया है मैग्निफिकेशन का h2/h1, लेकिन एक और फॉर्मूला मिलेगा विच इज v/u, वेयर v इज, आप पढ़ चुके हैं, v इज इमेज डिस्टेंस एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर आप बाय डेफिनेशन बात करें तो मैग्निफिकेशन इज h2/h1, बट अगर आप डेरिवेशन करेंगे, जो कि आज हम अगला ही काम करने वाले हैं, तो डेरिवेशन करके मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो आपको v/u भी मिल सकता है। यानी मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, एक है h2/h1 बाय डेफिनेशन, और बाय डेरिवेशन आएगा इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डन है? ये फॉर्मूले इस पूरे बोर्ड पे मैंने जो भी लिखा है ये 12th क्लास से पहले ही आप लोग पढ़ चुके हो। बस फर्क ये है कि अब हम इस लेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन करेंगे। अब अगेन जब हमारे पास टाइम होता है, हम लेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन अलग अलग केसेस के लिए करते हैं। मतलब पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कन्वेक्स लेंस लेते हैं, उसके लिए रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए काम कर लेते हैं। फिर हम एक कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल और इरेक्ट के लिए भी लेंस फॉर्मूला डिराइव करते हैं, और फिर एक कनकेव लेंस से भी करते हैं। बट आंसर सबसे सेम ही आएगा ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। बट अभी हम किसी एक तरीके से लेंस फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, बाकी सारे तरीके सेम ही रहेंगे। ठीक है बच्चों? बस इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरा मन है कि मैं कराऊँ, स्किप ना करें उसको हम। ऑल दो डेरिवेशन तो वैसे आप कर ही चुके होंगे, बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी भी शायद समझ ना आई हो, तो उनके लिए यहाँ पर मैं डेरिवेशन करा रहे हैं। बट लेकिन 3 केस नहीं, कोई भी एक केस करा देते हैं, और वो एक केस हम लोग करा देते हैं लेट्स से बाय कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस कौन सी इमेज बना रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। कन्वेक्स लेंस कौन सी इमेज फॉर्म करेगा? रियल और इन्वर्टेड। भाई डायग्राम का ही सारा खेल है, डायग्राम ही अगर आपने ढंग से नहीं बनाया तो डेरिवेशन तो आप भूल ही जाओ। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, बीच में हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, सर्टेन पे f, तो इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे भी f आ गया, इसको हम f1, इसको f2 कह देते हैं, और यहाँ पे इसके दुगने पे 2f, और यहाँ से इसके दुगने पे 2f, इसको हम f2 या 2f2 कह देते हैं। बात वही है, इधर से जाएंगे तो ये फोकस हो जाएगा, इधर से लाइट आएगी तो ये फोकस हो जाएगा। अब हम इमेज कैसी बनाना चाहते हैं? आंसर है रियल एंड इन्वर्टेड। तो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ तो नहीं रखना, O और F के बीच में नहीं रखना, और एक्चुअली देखा जाए तो F पे भी नहीं रखना। तो हमें इमेज बनाने के लिए रियल एंड इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट को या तो F2 और 2F2 के बीच में, या फिर 2F2 के ऊपर, या फिर 2F2 के पीछे यहाँ कहीं रखना होगा। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ रख रहा हूँ AB नाम का ऑब्जेक्ट। ठीक है जी? लाइट रे क्या जाएगी? पैरेलल, तो कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से, और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे वहीं से आगे चली जाएगी। तो याद करेंगे, जब ऑब्जेक्ट 2F के पीछे होता है तो इमेज F और 2F के बीच में बनती है, ये वाला केस। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में बनी, जो कि यहाँ पे आ गई। ठीक है जी? हमारी इमेज हो गई, ये हमारी बन गई इमेज। नाम दे देते हैं A', B'। अब हमें फॉर्मूला डिराइव करना, अच्छा ये वाले पॉइंट की भी जरूरत पड़ेगी, तो लेट अस टेक ये वाला पॉइंट B M। अब हमें क्या करना है? हमें लेंस फॉर्मूला यानी कि 1/f = 1/v - 1/u डिराइव करना है। लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है कि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस
कि कुछ साइन कन्वेंशंस बनाते हैं। साइन कन्वेंशंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इतने हिस्से को हटा के, क्योंकि ये तो मैंने समझाने के लिए किया था। साइन कन्वेंशन क्या होता है, या जैसे मैथ्स में होता है ना कि भाई एक्स एक्सिस में इधर के हम पॉजिटिव लेते हैं, इधर के नेगेटिव लेते हैं, और वाई एक्सिस में ऊपर का हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे का हम नेगेटिव लेते हैं। ऐसे हमारे लेंसेज में और मिरर में भी, जो कि सिलेबस में नहीं है, हमारे कुछ साइन कन्वेंशंस रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशंस के बारे में। मेरा कहने का मतलब है नियम एक ही है, आप बहुत सारे याद कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नियम एक है। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास कोई भी एक लेंस है, अभी हम लोग लेंस की बात कर रहे हैं, ये कन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, ये कनकेव लेंस भी हो सकता है, कोई भी लेंस हो सकता है। साइन कन्वेंशन दोनों के लिए सेम है। अगर मैं हाइट नाप रहा हूं, हाइट किसकी नापी जाती है, या तो ऑब्जेक्ट की या तो इमेज की। अगर मैं हाइट नाप रहा हूं तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नापूंगा। यस, तो अगर मैं हाइट नाप रहा हूं और वो ऊपर की तरफ नाप रहा हूं तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। आसान भाषा में बात करें, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा हुआ है आपने तो उसकी हाइट पॉजिटिव आएगी, और इमेज भी ऊपर की तरफ रखी हुई है तो हाइट उसकी पॉजिटिव आएगी। जैसे इस वाले केस में हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और इमेज भी ऐसे बनी, तो दोनों की हाइट पॉजिटिव लेनी है। लेकिन इस वाले केस में ऑब्जेक्ट की हाइट तो पॉजिटिव आएगी लेकिन इमेज की हाइट नेगेटिव आएगी, क्योंकि वो नीचे की तरफ है। और इसका मतलब है अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कुछ नाप रहे हैं, हाइट की बात हो रही है अभी यहाँ डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, अभी यहाँ सिर्फ हाइट की बात हो रही है, तो ऊपर की हाइट्स पॉजिटिव प्रिंसिपल एक्सिस के और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की हाइट्स नेगेटिव। अगेन अब हम डिस्टेंस की बात करेंगे लेफ्ट टू राइट। अक्सर ऐसा होता है कि लाइट को हम यहां से लेके आते हैं, ठीक है ना, लाइट को लेके आते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट लाइट जा रही है तो ऑप्टिकल सेंटर के उधर के सारे डिस्टेंसेस, अब हम यहाँ पे हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंसेस की, तो यहाँ के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे और ऑप्टिकल सेंटर के यहाँ के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे। सर अगर लाइट यहाँ से आ गई तो हाइट में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन इसमें बदलाव आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि हम हमेशा ज़्यादातर केस में लाइट यहीं से लेके जाएंगे। 10th-12th में तो सारे केसेस में लाइट हम यहाँ से लेके जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ के सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव और यहाँ के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव। अब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हाइट की नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले केस में इमेज डिस्टेंस कैसे लेंगे, तो आंसर है इमेज यहाँ बनी है तो नेगेटिव लेंगे, इस वाले केस में इमेज यहाँ बनी है तो पॉजिटिव लेंगे, इस वाले केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ है इधर के नेगेटिव लेने, इमेज क्या लेंगे इधर पॉजिटिव लेंगे, है ना। तो सबसे पहले ये साइन कन्वेंशन अगर आप समझ गए तो मज़ा आ गया। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे जो कि हम करेंगे जल्दी, और न्यूमेरिकल के साथ साथ ये डेरिवेशन तो हम निपटा ही देंगे आज, ठीक है। पर ये साइन कन्वेंशन अपने मन में एक बार, अपने शरीर में एक बार डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब वापस से डेरिवेशन पे आते हैं। तो बाय कन्वेक्स लेंस हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे जिसमें इमेज बन रहे हैं रियल और इन्वर्टेड। क्या प्लान है, प्लान ये रहेगा कि हम दो ट्राइंगल्स लेंगे और उन दो ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर रखेंगे एक दूसरे के, और जब दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो में आ जाती हैं। ये हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ए बी ओ, अगर आप देख पा रहे हैं, और एक है ए डैश बी डैश ओ। तो सबसे पहले हम ये ले रहे हैं ट्राइंगल ए बी ओ और ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, ये आपस में सिमिलर है। अब अगर ये मैथ्स का चैप्टर होता तो हमें पूरा एक्सप्लेन करना होता है ये सिमिलर क्यों है। अभी तो हमें बस समझना है और हमें यहाँ पे शॉर्ट में लिख देना है। अगर आप देखें तो ए बी ओ में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये आगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90-90 हो गए। तो क्या बाय ए रूल जो होता है, ए क्राइटेरिया जो होता है, उस हिसाब से ट्राइंगल ए बी ओ और ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ आपस में हो जाते हैं सिमिलर। अगर ऐसा है तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा बी ओ अपॉन में बी डैश ओ के, क्योंकि जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में आ जाती हैं। इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अब हमें एक और बार ऐसा करना है
ऐसा कोई ट्राइंगल लेना है जिसमें ए बी ए वगैरह वगैरह आते हों। लेकिन पहले हम यहाँ पे चालाकी करेंगे, हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे एम ओ एफ और एक लेंगे ए डैश बी डैश एफ, फिर बाद में एम ओ को हम ए बी के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल लेंगे एम ओ एफ, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ठीक है जी। ट्राइंगल एम ओ एफ सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। अब ये दोनों सिमिलर कैसे हो गए, अगेन ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट, ये वाला एंगल 90, तो अगेन बाय ए क्राइटेरिया, बाय ए रूल ये सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हो गए तो बस फिर एम ओ अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर आ जाएगा ओ एफ अपॉन में बी डैश एफ के। लेकिन क्या एम ओ ए बी के बराबर है, आंसर है हाँ, एम ओ ए बी के बराबर है। तो एम ओ की जगह मैं ए बी भी लिख सकता हूँ, और ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन में बी डैश एफ। अब अगर मैं इस वाली इक्वेशन को सेकंड नाम दे दूं तो फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों इक्वेट होके ये पूरा इसके बराबर आ जाएगा, यस और नो। अगर ऐसा है तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी ओ अपॉन में बी डैश ओ इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन में बी डैश एफ आ जाएगा कि नहीं। ओ एफ अपॉन में बी डैश एफ, बी ओ अपॉन में बी डैश ओ के बराबर आ गया, ठीक है। अब अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में ओ बी से लेके ओ तक का डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। तो मैं बी ओ की जगह लिख सकता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बी डैश ओ इज द इमेज और यहां का बीच का डिस्टेंस विच इज इमेज डिस्टेंस। वेयर एज ओ से लेके एफ, ये F1 है, आप समझ जाए, O से लेके F इज फोकल लेंथ। F1 कह लो, F कह लो, मैंने अभी इसको F बोला है बट ये एक्चुअली F1 है, आप समझ सकते हैं। ऐसे यहां पे भी ये F1 है, ठीक है। O से लेके F इज फोकल लेंथ एंड B डैश F इज प्रैक्टिकली स्पीकिंग नथिंग। तो B डैश F को लेकिन मैं लिख सकता हूं B डैश O, मैं B डैश F को लिख रहा हूं B डैश O माइनस ओ एफ, है ना। मैं इतने हिस्से को लिख रहा हूं ये माइनस ये, बात तो एक ही है। ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि कुछ चीजें आ जाए, जैसे ये तो हमारे पास आ गया u बाई वी इज इक्वल टू एफ तो है ही। अब देखो आप, पहले हमारे पास बी डैश एफ कुछ भी नहीं था, अब हमने उसको बी डैश ओ माइनस ओ एफ डैश लिख दिया। तो बी डैश ओ क्या है, बी डैश ओ हमारे पास v है माइनस ओ डैश एफ ओ एफ डैश हमारे पास क्या है, f है। अब हम इसे क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, काम हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास u से इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस में आ गया u f इज इक्वल टू, इसको इससे कर दिया तो आ गया वी एफ। जैसे इस इक्वेशन में पहुंच जाओ आप, क्या करना होगा, डिवाइडिंग बाय यू वी एफ, पूरी इक्वेशन को हम यू वी एफ से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो अगर मैं ऐसा करता हूं, एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो यू वी अपॉन में यू वी एफ आ जाएगा कि नहीं, माइनस यू एफ अपॉन में यू वी एफ आ जाएगा, और वी एफ अपॉन में यू वी एफ आ जाएगा। इससे यू वी से यू वी कैंसिल, 1 अपॉन एफ आ गया। इससे यू एफ से यू एफ कैंसिल, 1 अपॉन में वी आ गया, ये वी है। और इसमें वी एफ से वी एफ कैंसिल, 1 अपॉन यू आ गया। बट हमें, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू आ गया। अब आप कहोगे सर फॉर्मूला तो आया नहीं, ये फॉर्मूला तो नहीं होता लेंस फॉर्मूला, है ना भाई। इसमें तो बीच में लेंस फॉर्मूला में तो भैया बीच में क्या रहता है, कहाँ गया लेंस फॉर्मूला, माइनस रहता है। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। इसलिए आया क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन कहाँ डाली है यार, अभी साइन कन्वेंशन में तो डालनी है इसके अंदर, आओ डालें भाई, डायग्राम चेक करेंगे। क्या ऐसा कह दें, हमारा जो फोकस है वो तो उधर है,
तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारी फोकल लेंथ है ना, ये तो पॉजिटिव है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा इमेज डिस्टेंस है यहाँ तक, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये इधर के डिस्टेंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो एफ और वी ये दोनों के दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव, लेकिन यू जो कि यहां से लेकर यहां तक है वो नेगेटिव है। तो भाई फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है, इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये दोनों इधर की तरफ हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट इधर है, तो u हमारा जो है वो नेगेटिव है। अब इसकी वैल्यूज को अगर हम यहाँ डाल दें तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, माइनस डालना होगा u की जगह, और बच्चों मुबारक हो, हमारे पास लेंस फॉर्मूला आ जाता है। तो लेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, वैसे इससे ज़्यादा भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि लेंस मेकर फॉर्मूला, एक सेकेंड, हाँ इससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बट ये भी कम नहीं है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u की डेरिवेशन, डन है। अब इसी का इस्तेमाल करके हम ये वाली डेरिवेशन भी निपटाएंगे कि मैग्निफिकेशन आता है v/u। तो साइन कन्वेंशन डालना बहुत ज़रूरी है, साइन कन्वेंशन डाले बगैर आपका जो है वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, साइन की गलती आएंगी, तो फिर वो साइन कन्वेंशन डालते ही वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, दो ट्राइंगल लिए, दोनों को सिमिलर रखा और उनको उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को बराबर रख के इक्वेट कर दिया, ये फॉर्मेट रहेगा। अब हम चाहे इसको कनकेव लेंस के लिए बना लें, अब चाहे हम उसको किसी और लेंस के लिए बना लें, कंसेप्ट जो है वो सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव बच्चों नहीं रहेगा। ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पे इसी केस के लिए मैग्निफिकेशन भी डिराइव करें तो कैसे डिराइव करेंगे, अब मैं आपको समझाता हूँ। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। ये जो हमने ट्राइंगल लिया था, ये जो फर्स्ट लिया था, उसी से ही मैग्निफिकेशन डिराइव कर लेंगे। जैसे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर एग्जाम में मैग्निफिकेशन की डेरिवेशन आती है, सिर्फ मैग्निफिकेशन की डेरिवेशन आती है, तो आपको यहां, ये डायग्राम तो बनाना ही है, यहां तक करना और इसके आगे, मैं इसके आगे से शुरू कर रहा हूं। अगर, वैसे तो ऐसा बहुत कम होगा कि एग्जाम में सिर्फ मैग्निफिकेशन की डेरिवेशन आए, ऐसा बहुत कम होगा, बट अगर ऐसा होता है तो आपको ये डायग्राम और ये काम करना होगा। ठीक है जी, आओ समझते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी ओ अपॉन में बी डैश ओ। तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज बी ओ अपॉन में बी डैश ओ, दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज ए बी, व्हाट इज ए बी, ए बी इज हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए बी इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज हाइट ऑफ इमेज। तो मैं यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज लिख देता हूँ। अच्छा, व्हाट इज बी ओ, व्हाट इज बी ओ, बी ओ इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बी ओ इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड व्हाट इज बी डैश ओ, बी डैश ओ इज इमेज डिस्टेंस, बी डैश ओ इज इमेज डिस्टेंस। सो अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं तो एच आई अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू वी बाय यू हो गया बच्चों, हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये v बाई यू हो गया, एच आई बाई एच नॉट, अब मुझे बताओ एच आई बाई एच नॉट क्या होता है, तो एच आई बाई एच नॉट मैग्निफिकेशन होता है। तो क्या ऐसा कह दें कि मैग्निफिकेशन v बाई यू भी आ गया। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पे साइन कन्वेंशन तो डाले नहीं, आपने यहाँ पे साइन कन्वेंशन तो डाले नहीं, तो साइन कन्वेंशन तो डाल रहे हैं ना, एक सेकंड तो रुको, यहाँ पे अभी हम साइन कन्वेंशन भी डाल देंगे, लेकिन हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अभी फिलहाल क्या है, v बाई यू। ठीक है ना, इस एच आई बाई एच नॉट को अगर मैं उल्टा कर देता हूं तो फॉर्मूला आ गया मेरे पास v बाई यू। अब यहां से v और u का अगर मैं साइन कन्वेंशन डालता हूं, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, साइन कन्वेंशन के बाद क्या फॉर्मूला आता है वो समझें। इस फॉर्मूले को इक्वेट करते हैं, पहले इससे पहले एक स्टेप लिख देता हूं, मैं ऐसा करता हूं, सॉरी। तो भाई यहां पे हमारे पास ऐसा लिखते हैं कि मैग्निफिकेशन आ गया है एच आई बाई एच नॉट, जो कि आ गया है v बाई यू के। अब हम साइन कन्वेंशन डाल देते हैं। साइन कन्वेंशन में एच आई जो है, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है, आप देख सकते हैं वो नेगेटिव है, तो एच आई क्योंकि नीचे की तरफ है तो नेगेटिव है, लेकिन एच नॉट ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर खड़ा किया था तो पॉजिटिव। v जो है वो हमारा किधर है, v जो है वो हमारा इधर है भाई, इधर इधर, तो नेगेटिव पॉजिटिव सॉरी, लेकिन u जो है वो इधर है, तो u क्या हो गया हमारे लिए नेगेटिव, v हमारे लिए उधर है पॉजिटिव, पॉजिटिव,
और u जो है वो हमारे लिए इधर है नेगेटिव। बस अब ये साइन कन्वेंशन डाल देते हैं ऊपर, साइन कन्वेंशन डालते काम हो जाएगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच आई बाई एच नॉट, एच आई हमारे पास नेगेटिव है तो माइनस एच आई अपॉन एच नॉट, और v बाई यू में v हमारे पास पॉजिटिव है लेकिन u हमारे पास नेगेटिव है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यार, तो मैग्निफिकेशन आ गया क्या, एच आई बाई एच नॉट इज इक्वल टू v बाई यू। अब बच्चा कहता है कि सर ये फॉर्मूला तो यहीं पे ही आ गया था, फिर आपने साइन कन्वेंशन क्यों डाला। यार साइन कन्वेंशन तो डालना ही पड़ेगा ना, बिना वो तो जरूर तुक्के की बात है कि यहाँ पे भी वो फॉर्मूला आ गया, लेकिन बिना साइन कन्वेंशन के काम थोड़ी ना चलेगा, साइन कन्वेंशन तो डालना ही पड़ेगा, बिना साइन कन्वेंशन के काम नहीं चलेगा बच्चों। आंसर गलत भी आ सकता है। अब जैसे अगर आप यही काम कन्वेक्स के बजाय कनकेव से करोगे तो यहाँ तक पहुँचने पे आंसर नहीं आएगा। जैसे अभी हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया तो यहाँ तक पहुँचने पे हमें प्लस मिला क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन नहीं डाली थी। यहाँ तुक्के की बात है कि बिना साइन कन्वेंशन डाले भी वही आंसर आ रहा है और डालने के बाद तो आएगा ही, लेकिन फिर भी आपको साइन कन्वेंशन डाल के आना ही होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, बिकॉज विदाउट साइन कन्वेंशन मज़ा नहीं आएगा बच्चों। डन है। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, डिराइव मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला के साथ साथ मैग्निफिकेशन भी डिराइव कर सकते हैं। डन है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो हमने निपटाया कि क्या हमारे पास, सबसे पहली बात तो हमने बात की कि TIR क्या है और उसकी एप्लीकेशंस बेसिकली, उसके बाद हमने कुछ इमेज फॉर्मेशंस किए, और फिर आज हमने लेंस फार्मूला और उसकी मैग्निफिकेशन और लेंस फार्मूला का फॉर्मूला क्या किया डिराइव, और उसी की मदद से हमने मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला डिराइव कर लिया। एच आई बाई एच नॉट यानी H2 बाई H1 तो वैसे ही फॉर्मूला होता है, हमने v बाई यू भी डिराइव कर लिया। इसके ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, थोड़े से चांसेस कम है क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, खासकर लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तो अगली क्लास हमारी क्या रहेगी, अगली क्लास हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू कन्वेक्स सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू कनकेव सरफेस, उनको कंबाइन करके लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे, और उसके बाद प्रिज्म का फॉर्मूला वगैरह लिख लेंगे, वो मैं डिराइव नहीं करवाऊंगा, वो हम सीधा लिख लेंगे, उसको समझ लेंगे। एंड उसके बाद मुझे लगता है कि एक लेक्चर और देना होगा, दूसरा यार था ना, 4 लेक्चर तो देने ही होंगे। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में, क्योंकि चैप्टर बड़ा है यार, मैं लेक्चर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा लेकिन 4 तो देने पड़ेंगे। चौथे लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ के इसे ख़त्म करेंगे, फिर संडे सैटरडे वगैरह में एक्स्ट्रा में आके हम कहीं इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। मान के चलो हम इसको 4 लेक्चर में ख़त्म कर रहे हैं, फिर मैं आपको थोड़ा गैप दे दूंगा, साइड बाय साइड हम वेव ऑप्टिक्स शुरू कर लेंगे, लेकिन आपको गैप दे दूंगा ताकि आप पूरा फील ले सकें, उसको पढ़ लें, फॉर्मूला याद कर लें, फिर एक एक्स्ट्रा क्लास लेके एक स्पेशल लेक्चर लेके हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, जिसमें कुछ NCERT के होंगे और कुछ एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है ना। तो पहले हफ्ते थोड़ा स्लो चलेंगे यार, मुझे पता है आप कहोगे हमारे प्री बोर्ड हैं, ये है वो है, लेकिन हम पहले देख ले कि क्या ज़्यादातर बच्चों की डिमांड आ रही है, उसके बाद अगले हफ्ते से थोड़ा सा हम इसको फास्ट ट्रैक पे ले जाएंगे। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक पढ़ना सही रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। थैंक यू।